आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक देश एक चुनाव कमेटी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव की कमेटी के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय टीम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। 8 सदस्यीय टीम में अमित शाह के साथ साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप, एनके सिंह, हरीश साल्वे, संजय कोठारी सदस्य बनाए गए हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। तो 8 सदस्यीय टीम में अमित शाह शामिल हैं और इनके अलावा कई लोगों को शामिल किया गया। इसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल किए गए हैं। गुलाम नबी आजाद का भी इस लिस्ट में नाम है और इसके अलावा एनके सिंह, सुभाष कश्यप भी शामिल हैं। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश और तेजस्वी ने हां ना में जवाब दिया। सवाल है कि जब मुद्दों पर ही मत ना मिले तो फिर बीजेपी से एकजुट होकर कैसे निपटा जाएगा। मुंबई में गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पटना आए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक सुर में कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार घबराई हुई है। नीतीश कुमार आशंका भी जाहिर कर रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की मंशा से लगता है सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती। हमको पहले ही से न मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में बोलिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं, वे ऐसी कवायद को बेकार की बातें कहते हैं। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा, लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। 2024 के चुनाव में अभी कुछ महीनों की देरी है, पर सियासी पार्टियां अभी से पूरी ताकत दिखाने की कोशिशों में हैं। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है। चौथी बैठक दिल्ली में होने और फिर एक साथ मिलकर पूरी एकजुटता से बीजेपी को पटखनी देने का दावा किया जा रहा है। पर केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसने विरोधियों को भी पशुपेश में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब ये जान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जिस कमेटी की अधिसूचना जारी की हुई है उसमें कौन कौन है। पूर्व राष्ट्रपति उसमें हैं रामनाथ कोविंद। इसके अलावा उनकी जो टीम में कई लोग हैं, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। वहीं इस समिति में सदस्य गृह मंत्री अमित शाह हैं। विपक्षी नेताओं की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का नाम है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद का नाम है। सदस्य एनके सिंह को भी बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का। इसके अलावा सुभाष कश्यप भी हैं जिन्हें सदस्य बनाया गया है। हरीश साल्वे को भी इसमें जगह मिली है इस कमेटी में और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी को भी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के मायने को जरा समझिएगा। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हों। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर कमेटी विचार करेगी। कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी, सरकार बिल पेश करेगी। सरकार का यहां तर्क है कि इससे फायदा होगा और कैसे फायदा होगा ये हम आपको बता रहे हैं। 1951 से 52 में हुए लोकसभा चुनाव पर 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लॉ कमीशन का कहना है कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4500 करोड़ का खर्चा बढ़ता, लेकिन 2024 में 7 चुनाव कराने पर यह खर्च घटकर हो जाएगा 1751 करोड़, क्योंकि यह खर्चा ईवीएम की खरीद की वजह से बढ़ रहा था जो धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि इससे पैसे, संसाधन, समय सबकी बचत होगी।
बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा और विकास कार्यों की जो रफ्तार है उस पर कोई असर नहीं होगा। काले धन पर शिकंजा कस सकेगा और ऐसा दावा है कि हालांकि विपक्ष इस तरह के तर्क का विरोध कर रहा है। समझना यह है कि 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होना आम बात थी। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। हालांकि इसमें कई पेंच भी हैं। एक साथ चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में यह संशोधन करना होगा और यही नहीं, इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम सबको इंडिया नहीं बल्कि भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर सियासत जारी है। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। विपक्षी गठबंधन के INDI नाम रखने के बाद से ही सियासत के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इंडिया को लेकर केंद्र में आ गया है। मोहन भागवत ने कहा कि जो विशिष्ट नाम होते हैं उनका भाषांतर नहीं किया जाता, इसलिए हम सबको इंडिया नहीं भारत शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। मोहन भागवत के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई। महागठबंधन या कहें INDIA गठबंधन के नेताओं ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लिया। आपके नाम बदलने की गुहार ये देश के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का सीधा अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इसे संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। देखिए, भारत के संविधान ने इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया कहा है, भारतीय संविधान में दर्ज है। मोहन भागवत जी को ये बात कैसे पचेगी? तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि इंडिया नाम ऐसे तैसे नहीं मिला है, बल्कि संविधान ने दिया है। देने के बजाय भाजपा का जो एजेंडा जो आरएसएस और नागपुर से चलता है, इस बार देश में काम चलने वाला नहीं है। देश की जनता ने इंडिया के साथ मन बनाया है। जबकि बीजेपी नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। परम पूज्य सर संचालक जी ने ठीक ही कहा है, इस देश के नाम वेद पुराणों में भी भारत ही है और भारत के संविधान में भी भारत है। इससे पहले मोहन भागवत ने 1 सितंबर 2023 को कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सभी भारतीय हिंदू हैं और सभी भारतीय हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भागवत ने कहा कुछ लोग इसे समझ गए हैं, जबकि कुछ अपनी आदतों और स्वार्थ के कारण समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है, एक बार फिर संघ प्रमुख के इन 2 बयानों पर देश की राजनीति गर्मा सकती। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़। भागवत के बयान के मायने को जरा समझिएगा। भारतवर्ष नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। स्कंद पुराण के मुताबिक ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे और ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पहले जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त रहा है। भारत के पहले भी हमारे देश के कई नाम रहे। समझने वाली बात यह है कि देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। इंडस शब्द का उदय इंडस वैली से हुआ है, जो सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी की है, तो इसे इंडस वैली भी कहा जाता है। इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया का नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि देश का नाम सदियों से भारत है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है, यानी हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई है और एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता बैठक को सफल बता रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर बैठक पर तंज कसा है। 3 मीटिंग में 3 मुख्यमंत्री रूठ गए।
बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम हो। घमंडिया गठबंधन में 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी। क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई और मुंबई से लौटने के अगले ही दिन नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच गए लालू प्रसाद से मुलाकात करने। अब महागठबंधन के नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी MLC शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये रूठे हुए लोगों का गठबंधन है। अलायंस भी बनाया तो अलायंस में वहां पर पटना में केजरीवाल जी रूठ के चले गए थे। बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे नीतीश कुमार जी, वो रूठ के चले गए। और मुंबई में ममता जी रूठ के चली गई। INDIA गठबंधन पर बड़ा हमला बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी बोला है। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, बैठक में तय हुआ इनमें से कोई PM बना तो बाकी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करेगी। घमंडिया गठबंधन में 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी, जैसा कि मनमोहन सिंह के जमाने में होता। यानी मुंबई में होने वाले फोटो सेशन से लेकर पटना में नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पहुंचने तक ये जताने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन मजबूत है और बात बन चुकी है। लेकिन 3 बैठकों के बावजूद संयोजक के नाम पर सहमति न बन पाना ये बताता है कि अभी गठबंधन में कई पेंच बाकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की। चलिए खबर समझिए। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में राजनीति तेज है। NDA और INDIA दोनों गठबंधन तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष ने 3 बैठक कर गोलबंदी तेज कर दी, जबकि NDA के नेताओं का कहना है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश हो रही है। बिहार में सरकार और राजभवन के बीच घमासान फिर से छिड़ गया। विश्वविद्यालयों के लिए राजभवन से जारी आदेश के बाद सरकार ने भी राजभवन से प्रावधानों के बारे में जानकारी मांगी। आखिर क्यों शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार और राजभवन के बीच ठन गई है, रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार और राजभवन के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्वविद्यालयों को राजभवन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने 2 पत्र जारी किए हैं। वैसे राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तल्खी का असर इस बात से भी समझा जा सकता है, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि यदि राजभवन काम को लेकर इतना ही उत्सुक है तो अब शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के मामले में केस नहीं लड़ेगा। सरकार और राजभवन के बीच कब कब ठनी है वो भी जान लीजिए। पहला मामला BRABU के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के वेतन पर रोक से जुड़ा मामला था, जबकि दूसरा केस कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापनबाजी से जुड़ा था। तीसरा मामला यूनिवर्सिटी में क्षेत्राधिकार को लेकर लेटर वॉर है। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को दिक्कत हो तो बताएं। अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या है? कोई पढ़ाना ही ना बच्चे बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है, अधिकारी समझते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है। किसी भी पुलिस का इसको जो भी लगता है, किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे। आपको क्या लगता है? जबकि सरकार और राजभवन के बीच जारी विवाद को लेकर NDA के घटक दलों ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कभी KK पाठक वर्सेस शिक्षा मंत्री हो जाता है, कभी KK पाठक वर्सेस गवर्नर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल नहीं है और KK पाठक किस तरह के अधिकारी हैं यह तो सबको पता है। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी RJD को साधने के लिए भी KK पाठक का जैसे यूज कर रहे हैं।
तमाम विरोधों के बीच यूनिवर्सिटी पर सरकार और राजभवन का अपना अपना तर्क है। राजभवन का कहना है कि सरकार को यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल का हक नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता के लिए ऑडिट जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार राजभवन की टकराहट को समझिए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार और राजभवन में ठनी है। इस विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई ये भी जानिए। विवाद की शुरुआत मुजफ्फरपुर के BRABU से हुई थी और ये विवाद शुरू हुआ शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक के एक आदेश पर। दरअसल KK पाठक ने BRABU के VC और प्रो VC की सैलरी पर रोक लगा दी। KK पाठक ने VC और प्रो VC के वित्तीय अधिकारियों पर भी रोक लगाई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक के आदेश को राजभवन ने पलट दिया। राजभवन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है और इसके अलावा विवाद का एक दूसरा मामला भी है। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया और इसके बाद राजभवन की ओर से भी नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सरकार और राजभवन आमने सामने आ गए। विवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद शिक्षा विभाग ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया। तीसरा मामला क्षेत्राधिकार से जुड़ा है। दरअसल एक मामला शिक्षा विभाग और राजभवन के क्षेत्राधिकार का भी है और इससे लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन को लेकर आपस में ही लेटर वॉर शुरू हो गया। शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को आदेश जारी किया और कुलपतियों को प्रतिदिन कार्यालय आने का निर्देश दिया। मुख्यालय छोड़ने पर शिक्षा विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया। सभी प्राचार्य, डीन और शिक्षकों को क्लास लेने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को कॉलेज और छात्रावास भ्रमण का भी निर्देश दिया है और शिक्षा विभाग के इस आदेश से पहले राजभवन ने पत्र जारी किया था। राजभवन की ओर से कुलपतियों को किसी और का आदेश नहीं मानने का आदेश दिया गया, लेकिन राजभवन के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मटन की सीक्रेट रेसिपी सीखी। राहुल ने अपने हाथों से मटन में तमाम मसाले डाले और हाथ से अच्छी तरह मिलाया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ओर से शेयर किए गए वीडियो में लालू प्रसाद उन्हें राजनीति के गुर सिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी लालू प्रसाद के साथ मटन भी बनाते हैं और डिनर भी करते नजर आए। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ डालो। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ कितना? हाँ डालिए। धनिया। हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा। हल्दी और 2 स्पून। हाँ एक और डाल दो। डालिए। तो पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ छोटे थे, 6-7 क्लास में। पटना हम आए थे, हमारे भाई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे, तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, सब वहीं पर हम सीखे थे। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा कब डिसाइड कर देते हैं? सुबह करते हैं या 7 बजे? बस वही जो इच्छा होती है, और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं वो बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट। और बाहर देश का भी खाना आपको अच्छा लगता है? आप थाई फूड खाया होता है ना? हाँ उसका सैलड होता है, वो सैलड जो वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा, वो मेरी बहन बनाती है। अच्छा मैं भिजवाऊंगा आपको। सोम थम। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो? विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। नो, आई ऑलवेज फाइंड लालू जी टू बी वेरी इंसाइसिव। जो इनका राजनीतिक ज्ञान है उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए।
घी डाली और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। घी डाली। हाँ, घी। चलो अब ले चलो। बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। चपाती के साथ या प्लेट? चपाती। भैया आपको आती है कुकिंग वैसे? आती है, एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब मैं यूरोप में काम करता था तो फिर सीखना पड़ा, मतलब अकेला रहता था तो सीखना ही पड़ा। तो बेसिक चीजें मैं बना लेता हूँ बट एक्सपर्ट नहीं हूँ। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ, वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है। हाँ। और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी। जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। ना सच बताओ, किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया और मीसा ने बनाया, सब तीनों ने ग्रुप ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की बहुत अच्छा। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च किया गया। आदित्य L1 अंतरिक्षयान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। अब पूरे विश्व की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। 3, 2, 1, 0। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो ने फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान प्रकाश करने। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को शनिवार 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग से पूरे देश में जश्न का माहौल है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर CRPF जवानों ने भी खुशी जताई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। वहीं राजनाथ सिंह और अमित शाह ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 1.4 अरब भारतीयों के लिए बड़ा दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मिशन आदित्य L1 के मायने को जरा समझिएगा। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य और सूर्य के अध्ययन के लिए पहला ये भारतीय मिशन है। आदित्य यान को लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 की कक्षा में रखा जाएगा और लैग्रेंज पॉइंट 1 की पृथ्वी से दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा।
अब आप सोचेंगे कि क्या है लैग्रेंज पॉइंट, तो ये भी समझिए। सोलर सिस्टम में दो बड़े पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के संतुलन बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर किसी पिंड का गुरुत्व बल प्रभावी नहीं होता। एक पिंड का गुरुत्वाकर्षण शुरू और दूसरे का खत्म हो रहा होता है। अंतरिक्ष में दो पिंडों के बीच के पार्किंग प्लेसेस हैं और लैग्रेंज पॉइंट इन्हें कहते हैं। और ऐसे बिंदुओं पर किसी यान को अधिक समय तक बिना अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए रखा जा सकता है।